हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। अभी मैंने 10 प्रॉब्लम्स तक यूपीजीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज मैं उसके आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। फर्स्ट 2 वीडियोज भी आप देखना ना भूलिएगा। हम उसके बाद की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, हर एक प्रॉब्लम इसमें क्या कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, सारी चीज़ों को। इनोवेटिव केमिस्ट्री में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनोवेटिव केमिस्ट्री में आप मेरे साथ देख रहे हैं। यूपीजीएससी 2021 पेपर सोल्यूशन, केमिस्ट्री के पेपर का सोल्यूशन आप देख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लम नंबर 11 है केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो इसमें आपको जैसा कि हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये पूछा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, on the basis of Vesper theory, the shape of TeF5 minus ions is। अब देखो इसका आप फुल फॉर्म जानते हो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होता है। ठीक है, अब हमें TeF5 माइनस का हमें देखना, सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद हम इसका बता सकते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। तो जो टेलुरियम होता है ऑक्सीजन फैमिली ऑफ स्टम्प से तेंदुलकर पवेलियन लीव, ऑफ स्टम्प से तेंदुलकर पवेलियन लीव, इसका एलिमेंट से है टेलुरियम। इन सबके ऑक्सीजन फैमिली क्या होते हैं, ग्रुप 6 एलिमेंट्स सिस्टम के होते हैं। इनके आउटर मोस्ट में, ग्रुप सिस्टम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन क्या होता है, ग्रुप 17 का एलिमेंट्स होता है। ग्रुप 17 के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। 5 इंटू 5 एक -1 लगा हुआ है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, इक्वल टू -1 इसको आप कर देंगे। यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस 35 प्लस 1, A1 इधर आ जाएगा, इतना हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 6 35 42 हो जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसमें से 8 से डिवाइड करने पर आपको बॉन्ड पेयर मिलते हैं। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 40, 8 5 जा 40, यानी 8 5 जा 40, 5 बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। जो बचता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, जो मिलेगा ये लोन पेयर को ही बताएगा। तो टोटल 6 हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया। sp3d2 हो गया, sp3d2 हो गया, sp3d2 हो गया। तो इसका ज्योमेट्री हम बना लेते हैं। टेलुरियम का है, ठीक है, टेलुरियम का है, इसका ज्योमेट्री हम यहाँ पर बना लेते हैं। ध्यान से देखना, इसका ज्योमेट्री अगर बनाएंगे टेलुरियम का, sp3d2 इसका आएगा। ठीक है, जो लोन पेयर होगा वो यहाँ पर होगा। तो इसके रिपल्सन का नहीं और ज़्यादा नीचे की ओर और यह भी इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये जो ज्योमेट्री बनाएगा इस प्रकार से, इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर पिरामिडल होगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के लिए आप लोग जानते हो क्या होता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के लिए sp3d1 होता है। पेंटागोनल प्लेनर सीसा के लिए भी आपको मालूम है क्या, इस प्रकार से इसकी ज्योमेट्री होती है। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप समझिएगा। विथ रेफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। ठीक है, कौन सा एब्जॉर्प्शन करेक्ट होता है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता क्या है, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, adhesion of एटम मॉलिक्यूल या आयंस की बात कर सकते हैं, आयंस टू ए सरफेस। अधेशन के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन किसके बीच होता है, मान लो ये सरफेस है,
जिस सरफेस पे एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके ऊपर होता है, उसको कहते हैं एब्जॉर्बेंट। क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंट। और जो मालिक्यूल्स इसके साथ अटैच अधेश होता है, जो जुड़ता है, उसको कहते हैं एडजॉर्बेट। उसको एडजॉर्बेट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन दो का एक के साथ रिश्ता करने, मान लो ये पहला है दूसरा मालिक्यूल्स है, तो इन दोनों के लिए क्या जरूरी है? इनके लिए जरूरी है पहला, इसमें इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होनी चाहिए, एब्जॉर्बेट की सरफेस एरिया। और उसका इसका नेचर, देखिए हमारे बुक्स में क्या दिया हुआ है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या जरूरी है। तो ए हो गया एब्जॉर्बेट, इसको एब्जॉर्बेंट कहते हैं। ए क्या हो गया? एडजॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट हो गया, और इसको एडजॉर्बेट कहते हैं। तो क्या इनका सरफेस एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा इसका नेचर बॉन्डिंग के लिए होना चाहिए। एब्जॉर्बेट के लिए क्या होना चाहिए? इसका नेचर डिपेंड करेगा, इसका नेचर अगर बॉन्डिंग कर रहा है सरफेस के साथ तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। दूसरा इसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया है जहाँ पे ऐड हो रहा है वो मैक्सिमम होना चाहिए, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। अब हम इसके बाद रीड करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। हाँ बिल्कुल, इसके सरफेस एरिया या कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। इट सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। नहीं भैया, बिना एब्जॉर्बेंट के नेचर का, उसका नेचर अगर बॉन्डिंग करने का नहीं होगा, उसे अट्रैक्ट करने का नहीं होगा, तो वहां पर वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता। अब देखिए प्रोसेस क्या, ऑप्शन क्या हुआ? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग कोड। तो इसमें फर्स्ट सही है या सही है, सेकंड सही है, नो, बहुत सही है, नहीं, दोनों सही नहीं है, दोनों गलत, दोनों गलत नहीं। आंसर आपका ये हो गया। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फिश वन ऑफ द फॉलोइंग आयन पेयर्स विल फॉर्म अ कलर कंपाउंड। कलर कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए? डी एंड एफ में, या तो डी या एफ या दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, डी या एफ में इलेक्ट्रॉन्स होगा, और मोस्ट प्रोबेबल है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो क्या शो करेंगे? कलर शो करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो कलर शो करेंगे। अब हम लैंथेनम की बात करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो Xe5D1 और 6H2 होगा। अगर +3 की बात कर दिया जाए तो +3 की बात जैसे ही आप करेंगे उस केस में क्या होगा? इसके ए इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, ए दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, और क्या होगा? ए हमारा बचेगा क्या? XE बचेगा, 5D 0 और 6S 0 हो जाएगा। डी में कोई अनपेयर्ड, डी में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो एक कलर शो नहीं करेगा। सीरियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 58 ये होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आप बात करेंगे तो क्या होगा? XE जेनान हो जाएगा, 4F1 5D1 6S2 ए इसका हो जाएगा। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स आप निकालेंगे तो ए इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। 4F में तो एक इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ए कलर नहीं शो करेगा, लेकिन जो सीरियम है ए कलर शो करेगा, नोट करना। हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको मालूम होगा, इसका होता है 59। इसका 59 होता है, 3+ में इसका करेंगे, इसका होगा जेनान 4F3 6H2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालेंगे तो S के दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, और S के एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4F2 हो जाएगा। F में इलेक्ट्रॉन है, हाँ, एक कलर शो करेगा। अब इसको देखते हैं इसका, तो आपको मालूम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम होगा 60 होता है एटॉमिक नंबर। इसका करेंगे तो क्या होगा? जेनान 4F4 6H2। एक बार मैं F ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको डिस्कस करूंगा, सारे प्रॉब्लम्स को बताऊंगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या ऑर्डर क्या होता है, क्या ट्रेंड होता है, और कैसे इसको समझते हैं, लिखते हैं, क्यों ऐसा लिखते हैं, इन सारी चीज़ों का मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस बात के लिए।
अब इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आप निकालोगे तो क्या होगा, s के इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, 4f3 बचेगा। f में है इलेक्ट्रॉन्स, f या d में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक कलर शो करेगा, a भी कलर शो करेगा। वाओ। जिंक की बात करें, जिंक और कैडमियम एक ही फैमिली के होते हैं। जिंक का आपको मालूम है कितना एटॉमिक नंबर होता है, जिंक का 30 होता है। इसका आर्सेनिक 3d0, 3d10, 4s2। डी में कंप्लीट फील्ड है, ध्यान देना। एफ ये जो कलर होता है उसके लिए एफ और डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। डी में कंप्लीटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर इसको 2+ करोगे तो A4s का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और हमारा 3d10 बचेगा, तो ए कलर शो नहीं करेगा। कैडमियम भी इसी के फैमिली का ठीक नीचे वाला एलिमेंट्स है, इसका 41 होता है। आप इसको करोगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करना क्रिप्टन 4d10, 4s2, 2 करेंगे ए निकल। डी में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एक कलर नहीं शो करेगा। जिंक नहीं करेगा। कैल्शियम है, कैल्शियम का आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2, ठीक है, इसका 20 होता है एटॉमिक नंबर। ए भी कलर शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें डी और एफ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ DsP3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये आपको प्रॉब्लम है कि द ज्योमेट्री ऑफ DsP3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आपको मालूम है ऑक्टाहेड्रल कौन का शो करते हैं, sp3d2। टेट्राहेड्रल कौन शो करते हैं, sp3 और d3s शो करते हैं। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कौन शो करते हैं, sp3d1 शो करते हैं। और स्क्वायर पिरामिडल कौन सा शो करते हैं, स्क्वायर पिरामिडल का होता है dsp3। इसका आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्टाहेड्रल हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। बोल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन, इस कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो ये आपका कंपाउंड दिया हुआ है CONO3, इसमें दिया, इसका मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर X। NO प्लस के फॉर्म में होता है +1, CO3 इस रूप में होता है कार्बोनेट, इसका क्या होगा +-2 = 0। x +1 -2 = 0। यहाँ से करोगे तो x -1 = 0 या x की वैल्यू +1 आ जाएगी। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर अब मूव करते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो ध्यान से देखना। पहला इसने दिया है हेनरी लॉ। हेनरिच का लॉ क्या होता है, आपको किसी को मालूम है? हेनरी लॉ क्या होता है, आपको मालूम है? ये बताता है, हेनरी लॉ क्या बताता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में मेनली किसकी बात कर रहा है, गैस के लिए होता है, गैस, द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैस या अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट, आप यहाँ कह सकते हैं अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैस इन अ लिक्विड is proportional to the उसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर की बात करता है, मतलब अब ध्यान से देखना, जो पार्शियल प्रेशर पर उसके गैस का अमाउंट डिपेंड करता है। और मान लो आप इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट KH आएगा जिसको हेनरी कांस्टेंट कहते हैं,
और यही हेनरी लॉ होता है। तो एक गैस के लिए होता है, या सॉलिड के लिए नहीं होता है। गैस इन अ लिक्विड, गैस इन अ लिक्विड, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो ना, तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन सॉल्व होता है CO2 को डिजोल्व किया जाता है लिक्विड में, उसके लिए हेनरी लॉ होगा। अब वांट ऑफ फैक्टर की बात यहाँ कर रहा है। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर को आई से दिखाया जाता है, वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट किया जाता है। ये क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का इफेक्ट बताता है ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, जो सॉल्यूट है उसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन ये सब प्रोसेस नहीं होना चाहिए। वांट ऑफ फैक्टर क्या बता रहा है, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन की प्रोसेस होती है उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर नेचर पर सॉल्यूट का क्या इफेक्ट होगा उसको ये बताता है। मीन्स ये सही है। राउल्स लॉ आइडियल गैस सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन के लिए है। तो सबसे पहले राउल्स लॉ, हाँ राउल्स लॉ को बताने के पहले हम आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं ये आपको तो मालूम ही होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं आप बताओ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। प्लीज ऐसा अगली बार एग्जाम में आ भी सकता है ऐसा, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, राउल्स लॉ की बात हो रही थी यहाँ पर, अभी हम राउल्स लॉ को ही यहाँ पर देख रहे थे। तो राउल्स लॉ क्या बताता है, राउल्स लॉ बताता है कोई भी सोल्यूशन है तो सोल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा, जो किसी कंपोनेंट का प्रेशर होगा उसके टोटल प्रेशर में उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर ही मिलता है। ठीक है, ये आइडियल गैस सोल्यूशन के लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए बताता है राउल्स लॉ। जो हिंदी वाले हैं उनके लिए क्या है कि जो तनु विलयन का जो वाष्प दाब होता है या उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है जो डिक्रीज होता है, वो विलय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। मान लो ए है सॉल्वेंट का मतलब जो सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर ये टोटल है। ठीक है, इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर। जो रिलेटिव लोअरिंग हुई, जो डिक्रीज हुआ, वो क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ये बताता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। बर्कले हर्टले मेथड एक आप क्लास 12 से जान रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट करने का ये मेथड होता है। यहाँ आपको इनवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में भी यहाँ पर आपको बताया जाता है। मुझे लगता है कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, हम आते हैं आज के लास्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स क्या है समझना। गोल्ड नंबर, सबसे पहले गोल्ड नंबर हम समझते हैं क्या होता है। गोल्ड नंबर क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव सॉल्वेंट। ठीक है, प्रोटेक्टिव रच्छी क्लोराइड, प्रोटेक्टिव क्लोराइड हिंदी में कहते हैं रच्छी क्लोराइड। ठीक है, तो इसकी ये मिनिमम अमाउंट जो किसी क्लोराइड को कोगुलेशन से रोकने के लिए जरूरी है। मतलब प्रोटेक्टिव क्लोराइड को मिनिमम अमाउंट जो किसी क्लोराइड को 10% NaCl 10%, ठीक है, 10% NaCl के 1 ml से, ठीक है, 1 ml 10% NaCl से किसी प्रोटेक्टिव क्लोराइड का वह अमाउंट जो 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन को गोल्ड सॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी हो। फिर से समझिएगा, गोल्ड सॉल्ट को, ठीक है, गोल्ड के सॉल्ट को या तो क्लोराइड को 1 ml 10% NaCl से प्रोटेक्ट करने के लिए जो अमाउंट हमें प्रोटेक्टिव क्लोराइड की चाहिए, रच्छी क्लोराइड की जो अमाउंट चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर कहते हैं। देखो जितना कम अमाउंट होगा इसका मतलब उसके प्रोटेक्टिव पावर उतना ज़्यादा होगा। जितना कम नंबर होगा, जितना कम अमाउंट जरूरी होगा उतना ज़्यादा उसका प्रोटेक्टिव पावर होगा। तो ध्यान से समझना,
आपको ए का कितना 0.4 दिया हुआ है, बी का कितना दिया हुआ है 0.01 दिया हुआ है, सी का कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, और डी का क्या दिया हुआ है 0.008। इसमें सबसे कम अमाउंट क्या है 0.008। तो मैक्सिमम कौन सा होगा डी, जिसमें डी पहले होगा वही उसका प्रोटेक्टिंग पावर, सॉरी इंक्रीजिंग आर्डर में कहा है ना, तो इंक्रीजिंग आर्डर में तो कैसे होगा आप ध्यान से देखना। अगर इंक्रीजिंग आर्डर की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा डी का होगा, उसके बाद किसका होगा, डी के बाद किसकी ऑर्डर होगी, डी के बाद आप देखेंगे तो फिर बी का अमाउंट कम है, बी का होगा, उसके बाद किसका ऑर्डर होगा, उसके बाद फिर सी का होगा, सी का, और सबसे कम ए का होगा। ठीक है, तो ए के बाद ए से ज़्यादा सी का होगा, सी से ज़्यादा बी का, सबसे ज़्यादा डी का होगा, ऑप्शन डी है। तो दोस्त ये हमने, बाकी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियोज में हम लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर मेरे ये आपको वीडियोज बहुत अच्छे लगे होंगे तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई कमेंट होगा, कोई चीज़ अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आए होंगे या किसी दूसरे पेपर्स के बारे में जिसके वीडियोज मुझे बनाने चाहिए आपको लगता है, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।